Welcome back, students. This is the second part of life processes. In last part, we have discussed about the introduction of life processes and photosynthesis. In this part, we are going to discuss about heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉफिक नाम से क्लियर है. हेट्रोस का मतलब होता है आपका अदर्स. हेट्रोस मीन्स अदर्स, ठीक है. और ट्रॉफिक का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन. तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म हु टेक्स देयर न्यूट्रिशन from other organisms are called heterotrophs, and the mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Mode of nutrition, heterotrophic nutrition. कहने का मतलब ये है जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, और उनके खाने लेने के तरीके को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे. तीन इसकी क्लासिफिकेशन है. पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वन है होलोजोइक न्यूट्रिशन. थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपका क्या कहता है, वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो खाना लेगा उसको हम कहेंगे पैरासाइट. पैरासाइट depends on its host. जिससे खाना लेगा उसको हम कहेंगे होस्ट. फॉर इट्स न्यूट्रिशन is called parasitic nutrition. ठीक है. तो जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म है जो जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, जिससे खाना वो ले रहा है, उसको हम कह रहे हैं होस्ट, और जो खाना ले रहा है वो कहते हैं पैरासाइट. इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो आपका न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्व किया जाता है पैरासाइट्स, या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के बाहर रहेंगे, ठीक है. तो इस बेसिस पे आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एंडोपैरासाइट जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहकर उससे खाना ले रहे हैं उसको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं. एक होते हैं एक्टोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी सरफेस पे रह के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं. एंडो का मतलब ये होता है अंदर, और एक्टो का मतलब होता है बाहर. एक्टो आउटर, ठीक है, बाहर, ठीक है. तो अब इसमें एंडोपैरासाइट की कैटेगरी में आप क्या आ जाते हैं. जैसे आपने देखा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कीड़े रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेपवॉर्म है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो वहां से ये न्यूट्रिशन लेता है. टेपवॉर्म एक एग्जाम्पल है. दूसरा आ जाता है आपका लीवर फ्लूक. नाम नहीं आ रहा है इसके, ये लीवर में इन्फेक्शन करता है, लीवर फ्लूक. ये दो एग्जाम्पल होगा एंडोपैरासाइट के जो बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं. एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल है लाइस जिसको हम जुए कहते हैं, जो सर से हमारे से ब्लड सक करती है. दूसरा हो गया लीच आपने देखा है वो भी ब्लड सक करती है. इसका साइंटिफिक नेम होता है यूरोडिनेरिया. ये एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट. एक हमने पढ़ना है, ये तो आपके दोनों आ गए एनिमल पैरासाइट, ठीक है. एनिमल पैरासाइट की कैटेगरी में आ गए. अभी क्वेश्चन भी आता है प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल, ठीक है. तो प्लांट पैरासाइट में आपका एक प्लांट है जो क्या करता है, वो खुद नॉन ग्रीन है, तो वो खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे से खाना एब्जॉर्व करेगा. तो उसका एक एग्जाम्पल होता है कसकटा जो है, ये आपका कसकटा जो है जिसको हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं, ठीक है. ये आपकी येलो कलर की होती है, ठीक है. ये जिस पेड़ के ऊपर चढ़ती चली जाती है उससे नरिशमेंट लेती चली जाती है, उसको सुखाती चली जाती है. तो कसकटा एग्जाम्पल हो जाता है आपका प्लांट पैरासाइट का. ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए. दूसरा आ जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोस वर्ड देखो,
ये दूसरा आ गया ना, सेप्रोब्स। सेप्रोब्स का मतलब होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड पार्ट होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जैसे कि प्लांट की जो लीफ है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लीफ है वो ऑर्गेनिक मैटर है। ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक मैटर है। एनिमल फीशीज जो काउडंग केक वगैरह होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है। फॉलन लीव्स, ये आपके फ्रूट के जो पीस होते हैं, दे ऑल आर ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोब्स होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके आप डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन an organism takes its nutrition from dead decaying organic matter, the mode of nutrition is called saprophytic nutrition. saprophytic nutrition। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देखो, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम सबने देखा है। तो मशरूम कहाँ पे उगता है आपका, जो आपका आसपास जो गंदगी, क्योंकि मशरूम आपका नॉन ग्रीन कलर का होता है, कभी फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता, व्हाइट कलर का होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये डेड डिकेइंग, उसके आसपास जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना नरिशमेंट लेता है। तो ये सेप्रोफिटिक इसका न्यूट्रिशन है। इसके अलावा अदर फंजाई इसमें एग्जाम्पल है, अदर फंजाई। ठीक है, तो ये तो हो गया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट में बचता है आपका होलोजोइक। कौन सा बचता है, होलोजोइक। होलोजोइक से ही नाम से क्लियर है, जोइक में से एनिमल लाइक होता है। जहाँ पे भी आप ज़ूम वर्ड देखते हो ना, एनिमल लाइक, होलो मींस कंप्लीट। इसमें क्या होता है आपका, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स सॉलिड फूड एंड टेक इट एज अ होल एंड यूज इट बाय 5 स्टेप्स इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ, इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन ऑर्गेनिज्म takes solid food and break it down by digestion for energy is called holozoic nutrition। होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नाम से क्लियर है, जब इस एक ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है, इनगल्फ कर रहा है, फिर वो खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है और उसके बाद उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे अंदर भी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके, अमीबा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, और डियर, टाइगर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले अमीबा देखो, हमेशा ध्यान रख लेना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना डाइजेस्ट होता है, पूरा यूज होता है, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले मैं दिखा देती हूँ अमीबा न्यूट्रिशन। अमीबा जो है आपको पता है, इट्स अ यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर, शेपलेस, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, शेपलेस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, जब ये फूड पार्टिकल्स हैं, इसके आसपास फूड पार्टिकल है, तो आपका ये जो अमीबा होता है, ठीक है, फूड पार्टिकल के चारों तरफ इस तरीके से, ये सिंगल सेल का बना हुआ है, इसका न्यूक्लियस लगा लो, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म, तो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है। ध्यान रख लेना, 9th क्लास में पढ़ा है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इज नोन एज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की स्लो मूवमेंट होती है, और जो फूड पार्टिकल है उसके चारों तरफ ये फॉल्स पीक डेवलप कर लेती है, इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स,
और पोडिया का मतलब होता है पैर, फीट, ठीक है। तो रियल में इसका कोई लिम्स, ये तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसकी लिम्स नहीं है कि फुट है, लेग्स है। इसका साइटोप्लाज्म इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ फीट सा डेवलप कर लेता है। उसके बाद फूड आपका बॉडी के अंदर चला जाता है, इंजेक्शन हो जाता है, ठीक है। इंजेक्शन होने के बाद जो फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। ध्यान रख लेना, ये फूड वैक्यूल है अमीबा का, अमीबा फूड वैक्यूल। तो खाना है जो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वहां पे ये डाइजेस्ट होगा, ठीक है। वहां पे फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। डाइजेशन के बाद हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये पूरे सेल के अंदर ये फूड एब्जॉर्ब हो गया है। एब्जॉर्ब होने के बाद इसका यूज होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज करा जाएगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। वो यूज होगा कहीं पे ग्रोथ के लिए, कहीं पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। एसिमिलेशन के बाद जो इसमें वेस्ट रह जाता है, अमीबा के अंदर जो वेस्ट रह जाता है वो बाहर निकल के आता है, उसको बोलते हैं इजेशन या फिर एक्सक्रीशन, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से आपका अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल आया, उसके चारों तरफ उन्होंने पैर बना लिए, मीन्स उसको अंदर लेने के लिए सीडोपोडिया डेवलप हो गया। सीडोपोडिया के बाद उसके वो फूड पार्टिकल है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसको इंजेक्शन कहते हैं। फिर वो फूड पार्टिकल आपका फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, वहाँ पे वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जो आपका इट विल एब्जॉर्ब इन द सेल, उसके सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, वहाँ पे यूजअप होगा, एसिमिलेशन होगा, और जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, जिसको इजेशन या एक्सक्रीशन कहेंगे। इसके अलावा पैरामीशियम आपने देखा है, पैरामीशियम, ठीक है। ये आपका स्लीपर शेप का होता है, इस तरीके का इसका शेप होता है। इसके लिए स्पेशल ऑर्गन होता है फूड लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं दिस इज गलेट, ठीक है। गलेट है, गलेट के अंदर ही वो फूड आपका लेता है एंड देन फूड सेम प्रोसीजर है, उसमें इंजेक्शन खाना अंदर जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। इसको हम स्लीपर्स एनिम्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल लाइक है। स्लीपर्स क्यों? क्योंकि इसका शेप हमारे पैर के स्लीपर जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले इसमें आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको GIT भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, एक ट्यूब रन करती है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल को या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को या डाइजेस्टिव सिस्टम को आप डिफाइन करोगे, अ ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें डाइजेशन वगैरह सब होता है। तो अब इसको आप ध्यान से देखोगे।
ठीक है, तो इसके मैं पार्ट्स लेवल कर देती हूँ। ये नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स आप जो आपके जो दो होल होते हैं नोज के, उसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ये पूरा ट्रैक, इसको नेसल पैसेज या नेसल कैविटी हम कहते हैं, नेसल कैविटी। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा माउथ है। ठीक है, माउथ है। यहाँ पे आपके 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया है दिस वन, ठीक है, ये कॉमन पैसेज है, एयर भी आ रही है ऊपर से और फूड भी आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के बाद ये आपका जो आगे एरिया है, हम आप आगे देखोगे, जिसको आप टच करके देखते हो अपने पास में, तो आपको यहाँ पे टाइट टाइट नजर आएगा, तो रिंग्स होती है कार्टिलेज की। और आगे जो पाइप है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया, या फिर इसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं, विंड पाइप। इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। और यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपका जो एयर है, इसके ऊपर जो आपका विंड पाइप है, इसके ऊपर मसल की एक कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को क्लोज रखती है, ताकि खाना हमारी विंड पाइप में ना आ पाए और हमें चॉकिंग ना हो। चॉकिंग होने से डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस। तो एक फ्लैप लाइक कवरिंग है। कैसा है, फ्लैप लाइक कवरिंग है ऑफ विंड पाइप इज नोन एज एपिग्लोटिस। ठीक है, इसके बाद ये आपका फूड पाइप है, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में ओ आपका साइलेंट है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, ये हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर। क्या है ये, लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर है। इसके बाद यहाँ पे ये जस्ट बिलो द स्टमक पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ट्यूब है आपकी, ये पूरी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे फीसीज स्टोर होती है, फीसीज जिसको पोटियम बोलते हैं, जो वेस्ट होता है ह्यूमन बीइंग का, ये होता है रैक्टम। रैक्टम, और जो ओपनिंग होती है जिससे वेस्ट बाहर जाता है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, तो ये माउथ से जो एनस से पूरी जो ट्यूब रन कर रही है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इसी को हम पूरे को डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या होता है, आपको समझ में आगे चला जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब देखो, सबसे पहले जो खाना आता है आपके माउथ में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है, माउथ में। ठीक है, माउथ में खाना लेने के प्रोसेस को हमने बोल दिया इंजेशन। हमने खाना खाया, इंजेशन। अब मुंह में जब आप करते हो तो आपको जो भी चीजें दिखाई देती है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो इसके अंदर आपका क्या क्या दिखेगा, आपको इसके अंदर आपको दिखेंगे टीथ है, और टूथ एक सिंगुलर वर्ड होता है, टीथ प्लूरल वर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे टंग है। ठीक है, तो टीथ आपका क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कट द फूड, फूड पार्टिकल्स को कटिंग करते हैं, कटिंग ऑफ फूड। ठीक है, कटिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ फूड आप लिख सकते हो। टंग का मेन काम होता है मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, विथ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, मुंह में खाना देखने से जो पानी आता है मुंह में, उसको सलाइवा कहते हैं, हिंदी में राल हम इसको कहते हैं। ये आपका आता कहाँ है, सलाइवा। ध्यान देना, सलाइवा जो है वो आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने अभी बताया हमारे मुंह के अंदर 3 पेयर्स मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिनमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, सलाइवा के अंदर क्या है, सबसे पहले सलाइवा के अंदर है आपका वाटर है, उसके बाद उसमें वाटर है, 95% इसमें वाटर होता है। इसके अलावा इसमें है म्यूकस। ठीक है, उसके बाद मेन इसमें है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, ये आपका एक एंजाइम है,
ये आपका एक एंजाइम है जो कि फूड में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है आपका अमाइलेज, ठीक है। इसके अलावा हमारे सलाइवा के अंदर होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी आपका क्या है, एक एंजाइम है। ये मेनली क्या करता है आपका, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल कहने का मतलब जो फूड के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम करता है। तो मैंने आपको कहा जैसे ही हमने खाना अंदर लिया, दांतों ने उसको कट किया, और जो टंग है, एक तो टंग का काम क्या होता है, टेस्ट बर्ड उसके पास होते हैं टेस्ट का, तो जो भी टेस्ट आता है खाने का वो हमारे पास टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड है, वही हमें बताते हैं। दूसरा, ये टंग हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है जो फूड के अंदर कोई भी माइक्रोब्स है उसको किल करेगा। दूसरा, इसके अंदर अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जैसे ही हमने खाना खाया उसका 30% खाना आपका कार्बोहाइड्रेट आपका यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, ध्यान रखिए ना। उसके बाद खाना आपका जो आता है थ्रू ईसोफेगस, थ्रू ईसोफेगस खाना आपका कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर। तो जब ये आपका ईसोफेगस से यहाँ से खाना आपका स्टमक में जा रहा है, तो जब ये खाना जाएगा तो किस मूवमेंट से, उसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं आपके, कि जो मसल्स होती हैं, इंटरनल मसल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। जहाँ पे खाना है, फूड पार्टिकल है, दैट पार्ट विल बल्ज आउट। और ये तो इसमें आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ऑफ ईसोफेगस टू पास फूड इन द स्टमक is called peristaltic movement, peristaltic movements। तो peristaltic movements क्या होते हैं, ये वो मूवमेंट होते हैं जिससे खाना आपका इससे माउथ से सीधा स्टमक में आता है। फेरेंक्स पार्ट मैंने बता दिया है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। और एपिग्लोटिस मैंने कहा विंड पाइप के ऊपर फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, मस्कुलर फ्लैप लाइक कवरिंग होती है। जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप को क्लोज रखती है, ठीक है। उसके बाद आपका खाना कहाँ पे आ गया, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है एचसीएल, एक याद रखना है पेप्सिन, और दूसरा आपको याद रखना है म्यूकस। लेकिन आपको मैं बता दूं, अब ये आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर आपके क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ध्यान रखना है आपको। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है मैंने इसमें बता दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस बनता है। क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें हैं आपकी, एक एचसीएल है, एक पेप्सिन है, एक म्यूकस है। तो सबसे पहले जो पेप्सिन है, ध्यान रखना ये पेप्सिनोजन था पहले, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। तो एचसीएल जैसे ही मिलेगा इसको, एचसीएल यहाँ पे आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। और पेप्सिन का मेन काम होता है जो फूड के अंदर प्रोटीन्स है उनको डाइजेस्ट करना। फूड के अंदर जो प्रोटीन है उनको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, आपका पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिन काम करेगा, एक्टिवेट होगा, फूड को प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो उस टाइम पे एसिड अटैक से ये आपके स्टमक के जो वॉल्स है, इंटरनल लाइनिंग है, इट कैन गेट अल्सर्स, इट कैन रप्चर, इट कैन एक्सफोलिएट, मतलब वो खराब हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें पूरा का पूरा एक लेयर बन जाती है म्यूकस की। किसकी, म्यूकस की। म्यूकस मेनली क्या करता है, म्यूकस बहुत सिंपल सी बात है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हमारी कोई भी मशीन होती है, हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल टाइट चलने लगती है तो हम उसमें तेल डालते हैं ताकि वो स्मूथ चले। तो म्यूकस वही लिक्विड सा होता है जो लुब्रिकेशन मतलब कि स्मूथनेस का काम करता है। तो ये म्यूकस पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा और एचसीएल के अटैक से स्टमक को बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। एचसीएल आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिड हाथ पे चल जाए तो हड्डियां गल जाती है पूरा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बचाएगा आपकी स्टमक वॉल्स को म्यूकस, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, उसके अंदर 3 चीजें हैं, एक एचसीएल है, एक पेप्सिन है, एक म्यूकस है।
पेप्सिन एक्टिव हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और HCl के अटैक से म्यूकस बचा रहा है स्टमक के वॉल्स को। अब खाना आपका कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये मैं नीचे का साफ कर देती हूँ, ये क्लियर है, इसको मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा, जिसने नहीं बनाया वो स्क्रीनशॉट ले ले बैक करके, ठीक है। तो अब ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका, अब मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी जो इस तरीके से हमारा लीवर होता है, ठीक है। लीवर्स के अंदर लूप होते हैं, ठीक है, ये लूप है, ठीक है। तो ये मैंने लीवर बना दिया, तो हर एक लूप से एक डक्ट, डक्ट मतलब रास्ता, लीवर का सिक्रीशन लाता है जो होता है बाइल जूस, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये दोनों आपके जॉइन होते हैं, ठीक है, और ये साथ में जॉइन होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है आपको पता है, दिस इज गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में पित्त की थैली भी बोलते हैं, ठीक है, लीवर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है, बाइल जूस जो आपका लीवर बनाता है, कंसंट्रेट होता है और साथ में स्टोर होता है, एंड स्टोर, ये काम होता है गॉल ब्लैडर का। तो अब ये जो आपका गॉल ब्लैडर का भी डक्ट कॉमन हो गया, ठीक है, इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के डक्ट को, जो डक्ट मतलब रास्ता जो वहाँ से सिक्रीशन हो रहा है, सिस्टिक डक्ट। अब हमें इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, या इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक। लीवर के लिए कभी भी आप वर्ड यूज करोगे हिपैटिक वर्ड आएगा, डक्ट, ठीक है। उसके अलावा हमने पैनक्रिया बनाया था, यहाँ पे ये पैनक्रिया से जूस आ रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट, जो पैनक्रिएटिक जूस इसको ला रहा है, ठीक है, ये है, इसको पैनक्रिया से, ठीक है। अब जो पैनक्रिया से जूस आ रहा है वो भी आपका इस डक्ट में मिल जाएगा। तो अब ये जो डक्ट है इसको हम बोलेंगे इसको हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जिसमें आपके पैनक्रिया की सिक्रीशन भी आ रहे हैं, लीवर की सिक्रीशन भी आ रहे हैं। फिर ये डक्ट आपका जाके मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे देखो मैं एक बड़ा सा ट्यूब है, ये आ रहा है बीच में, इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ जो आपको क्लियर हो। ठीक है, ये मैंने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको डिओडिनम हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डक्ट है ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका देखो लीवर का सिक्रीशन भी आ रहा है और पैनक्रिया का भी आ रहा है, गॉल ब्लैडर नहीं लेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे देखोगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ आपका, तीन चीजें आ रही हैं, लीवर के सिक्रीशंस, लीवर सिक्रीशंस, उसके बाद आ रहा है इसमें पैनक्रिया के सिक्रीशन, पैनक्रिएटिक सिक्रीशंस, और तीसरा खुद इंटेस्टाइन के सिक्रीशन, खुद उसके इंटेस्टिनल सिक्रीशंस। तो लीवर के जो सिक्रीशन है मेनली उसको हम बोलते हैं बाइल जूस, क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक है। अब देखो बाइल जूस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, जो आपकी फीशीज होती है, जो वेस्ट होता है वो येलो कलर का होता है, वो बाइल पिगमेंट की वजह से ही होता है। और जब आप किसी को जॉन्डिस हो जाता है, लीवर की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो जो आपकी आंखें पूरी बॉडी येलो हो जाती है या फीशीज येलो आती है, वो बाइल पिगमेंट की वजह से आती है। अब देखो बाइल जूस का क्या रोल है डाइजेशन में, ये दो काम करेगा, इट हैज टू फंक्शन। सबसे पहले जो खाना हमारा स्टमक से आ रहा था वहाँ पे HCl था, तो एसिडिक था, तो इट प्रोवाइड्स alkaline medium to the food coming from stomach, जो खाना हमारा स्टमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन मीडियम, वहाँ पे स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है, उसको अल्कलाइन करेगा, मतलब बेसिक करेगा। पहला काम होता है लीवर बाइल जूस का,
और दूसरा काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, दैट इज द इमल्सिफिकेशन। तोड़ने से क्या होता है, इसका डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के सिक्रीशंस आएंगे सबसे पहले, उनका ये रोल हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशन एक साथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद आप देखोगे आपके पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस। जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है उनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस। तो उसमें आपका सबसे पहले क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन का हो गया। दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज, पैनक्रियाटिक, पी फॉर पैनक्रियाटिक, लाइपेज, और चौथा पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा, प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आपका ध्यान रख देना, ट्रिप्सिन आपका स्टमक का एंजाइम है जो कि ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन आपका पैनक्रिया का एंजाइम है, वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। डिफरेंस ये है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है और ये बेसिक में, इसको आप ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। दूसरा है अमाइलेज, अमाइलेज में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का काम करेगा। हमने पहले भी पढ़ा था, सलाइवा के अंदर भी अमाइलेज होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, ये सलाइवा से भी अमाइलेज बनता है। और पैनक्रियाटिक का भी अमाइलेज है, वो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट लाइपेज, लाइपेज आपका करेगा फैट्स डाइजेशन, ठीक है। जो आपके बाइल जूस में फैट को इमल्सिफाई कर दिया, स्मॉल पीस में ब्रेक कर दिया, उसको फाइनली डाइजेस्ट करेगा लाइपेज। और खाने के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में होते हैं आपका डीएनए, आरएनए, इनको डाइजेस्ट करने का काम होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरीके से जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन इज डन बाय इंटेस्टिनल जूसेस। जो इंटेस्टाइन के जूसेस है ना अपने, उनसे आपका डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक पूछ सकते हैं, नेम द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर डाइजेशन इज कंप्लीट। कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एब्जॉर्प्शन। खाना पूरा तरीके से डाइजेस्ट हो गया, उसमें आप ये लिख दोगे जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। जो भी आपके प्रोटीन्स हैं वो आपके डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में। जो भी आपके लिपिड्स थे वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जो सारी चीजें हैं ये एब्जॉर्बेबल है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती हैं, एब्जॉर्ब का मतलब अंदर जा सकती हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया, आपने ऐसे ऐसे देखा है कि इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये वॉल है। अब ये जो अंदर से ये जो वॉल है ना, ये इस तरीके से बहुत मॉडिफाइड हो जाती है, ये इस तरीके से स्ट्रेट ना होके इट इज मॉडिफाइड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अंदर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज मॉडिफाइड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक, जैसे उंगलियां हमारी निकली होती है ना हाथ से, इसलिए इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ, प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है, VLI, विली। अब जैसे ये विली है, सपोज ये मैंने बड़ा बना दिया, ये विली है, इसके ऊपर भी और फर्दर ऐसे ये आपका होना, ठीक है। ये तो हो गया आपका विली, और ये इसके भी ऊपर है तो ये होते हैं माइक्रो विली, ठीक है, माइक्रो विली। ये इंटेस्टाइन की बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में डेवलप है, विलाई, वो जिसका मेन काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, सरफेस एरिया इंक्रीज
ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स तो होंगे, फिर ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर डाइजेस्टेड फूड आपका जाना है ताकि वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच पाए। तो ये जो विलीज है, माइक्रोविलीज है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है जिससे कि आपका मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट हो जाए और ब्लड में आ जाए। तो कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया। एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा? द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विली एंड माइक्रोविली, ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड विल एब्जॉर्ब इन द ब्लड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो एब्जॉर्प्शन ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड, ठीक है, इन द ब्लड। ब्लड के अंदर आपका फूड आ गया। अब ब्लड के थ्रू आपका जो फूड है वो बॉडी के हर एक सेल टिश्यू तक पहुंचेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है। उसके बाद जो फूड है आपका, ठीक है, फूड है, सपोज ये मैंने लिख लिया C6H12O6, ठीक है। अब ऑक्सीजन आया, ये ब्रेक हुआ तो इट विल रिलीव, ये ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये जो खाना हर एक सेल के पास गया है वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये खाना आपका ब्रेक होता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ATP को हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ये आपकी यूज हो सकती है फॉर ग्रोथ करने के लिए या कोई प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, कहीं पे भी इसकी यूज हो जाती है। CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा, वाटर यूज हो जाएगा। जो आपका फूड आपके हर एक सेल के अंदर जा रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने कहा कि एब्जॉर्ब फूड जो है वो यूज अप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? यूज ऑफ द एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयरमेंट एंड फॉर द एनर्जी पर्पस, फॉर टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज। तो जो भी आपका डाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी में यूज अप हो गया, एसिमिलेट हो गया। फिर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टेड या बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक नहीं हो पाया, वो आपका रेक्टम में जाके स्टोर होता है। वहां से भी लार्ज इंटेस्टाइन में आप ध्यान रख लेना, लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आपका आ गया है तो वहां पे इंटेस्टाइन में मेनली जो वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है और जो फीशीज है, जो वेस्ट है, वो कंसंट्रेट हो जाती है, टाइट हो जाते हैं। अब जो फीशीज है, फीशीज समझते हो, वेस्ट प्रोडक्ट, वो स्टोर होगा रेक्टम के अंदर। किसके अंदर? रेक्टम के अंदर स्टोर होगा और एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा व्हेन वी गो टू फ्रेशन अप, ठीक है। तो एनस के थ्रू वो वेस्ट बाहर निकल जाएगा, ये डाइजेशन है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो अराउंड 9 मीटर आपकी लंबी होती है, वो वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी अराउंड 6 मीटर की होती है, वो भी वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन आप बोलो, जो जहाँ पे मेन डाइजेशन होता है, वो कार्निवोर्स का छोटा होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स आप समझते हो, कार्निवोर जो कि मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, ठीक है। तो हर्बीवोर जो घास वगैरह खाते हैं और जो मांस वगैरह खाते हैं वो कार्निवोर्स। इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं जो खाना खाते हैं वो मेनली प्लांट्स वगैरह खाते हैं और प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बॉडी में टाइम लगता है और एंजाइम्स लगते हैं। तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है हर्बीवोर्स की लेंथी होती है, बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए छोटे बच्चों में एक अलग एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं रेनिन। क्या कहते हैं? रेनिन। इट विल डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करवाता है। हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन। In next portion we will discuss respiration. Thank you.